दोस्तों, योर नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कई तरह के नॉलेज वाली वीडियोज़ मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। भारत का शायद ही कोई नागरिक होगा जिन्होंने शहीद भगत सिंह का नाम नहीं सुना। भगत सिंह जी वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। इनका जन्म पंजाब राज्य के बंगा गांव में हुआ था। यह गांव वर्तमान में पाकिस्तान में है। उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था तो ये भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। ये बंगा गांव पंजाब राज्य के लायलपुर जिले के जड़ावाला तहसील के अंतर्गत आता है। इनका परिवार आर्य समाजी सिख परिवार था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इनके पिता किशन सिंह जी और माता विद्यावती जी की तस्वीर है। भगत सिंह जी के 8 भाई बहन थे। इनके 3 बहनों का नाम प्रकाश कौर, अमर कौर और शकुंतला, और 5 भाइयों का नाम रणवीर सिंह, कुलतार सिंह, जगत सिंह, कुलवीर सिंह और राजेंद्र सिंह। ये तस्वीर इनकी बड़ी बहन प्रकाश कौर जी की है जिनका अगस्त 2020 में अमेरिका में रहते हुए निधन हो गया। ये कुछ तस्वीरें इनके परिवार की तस्वीरें हैं जिनमें इनकी मां विद्यावती और इनके चाचा सरदार अजीत सिंह जी, इनके पिता किशन सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ? उनके जन्म की कोई निश्चित दिनांक ज्ञात नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर या 28 सितंबर 1907 को माना जाता है, जबकि हिंदी पंचांग के हिसाब से देखें, क्योंकि उस समय हिंदी पंचांग का विशेष महत्व हुआ करता था, तो हिंदी पंचांग के हिसाब से उनका जन्म हुआ था संवत 1964 में अश्विनी शुक्ल त्रयोदशी को। उस दिन शनिवार था और इस नजरिए से यदि तारीख निकाली जाए तो उनके जन्म की दिनांक आती है 19 अक्टूबर 1907। उनके समय के अनेक समसामयिक व्यक्तियों ने भी 19 अक्टूबर 1907 की पुष्टि की। कुछ और ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके आधार पर इनके जन्म दिनांक का अंदाजा लगाया गया, तो वो भी 19 अक्टूबर 1907 के आसपास मिली। इनके जन्म के समय इनके पिता और इनके दोनों चाचा अजीत सिंह जी और स्वर्ण सिंह जी जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ उस दिन इन तीनों की रिहाई से संबंधित खबर इनके गांव में पहुंची। इनके पिता के बारे में खबर मिली कि वे नेपाल से लाहौर पहुंच गए हैं। इनके चाचा अजीत सिंह जी के बारे में खबर मिली कि वे रिहा कर दिए गए हैं और भारत आ रहे हैं, और इनके दूसरे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जी भी इसी दिन जेल से छूटकर गांव पहुंचे। ये तस्वीर इनके चाचा सरदार अजीत सिंह जी की है। चूंकि इनकी दादी को इनके जन्म के दिन अपने तीनों पुत्रों की रिहाई का समाचार मिला, इसलिए इनकी दादी ने इन्हें भाग्यवान कहा और पंजाबी में भागो वाला कहा। इसी के आधार पर इनका नाम भगत सिंह रखा गया। इनका पूरा परिवार देशभक्त था और बचपन से ही इनके परिवार से इन्हें देशभक्ति की क्रांतिकारी संस्कार मिले। यह भगत सिंह जी के युवावस्था की एक तस्वीर है। भगत सिंह जी का पैतृक गांव खटखट कला गांव है जो वर्तमान भारत में है। पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में यह गांव आता है जो जालंधर चंडीगढ़ हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां इनका पैतृक मकान भी है जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि भगत सिंह कभी खुद इस गांव में नहीं रहे। देश के विभाजन के बाद इनकी मां विद्यावती जी और इनके भतीजे भतीजियां यहां आकर इस गांव में बस गए। वर्तमान में इनके इस पैतृक मकान का जिम्मा पुरातत्व विभाग और नवांशहर जिला प्रशासन के पास है। यहां भगत सिंह जी की स्मृति में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। मार्च 2022 में खटखट कला गांव
एक बार फिर से सुर्खियों में आया, क्योंकि पंजाब राज्य के आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवत मान साहब द्वारा अपना शपथ ग्रहण समारोह इसी खटखट कला गांव में किया गया था। भगत सिंह जी का ननिहाल पंजाब के होशियारपुर जिले के मोरनवाली गांव में है और इस गांव में भी इनकी एक प्रतिमा स्थापित है। इन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की। इसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में एडमिशन ले लिया। 13 अप्रैल 1919 को, यानी जब इनकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास थी, तो उस दिन जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ उसने भगत सिंह जी के मन में बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस 12 वर्ष की उम्र में ये स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। इसके बाद इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाने से ये बहुत निराश हो गए। हालांकि महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। 1923 में बड़े भाई की मृत्यु के बाद इन पर शादी का दबाव डाला जाने लगा, तो ये घर से भाग गए। 1924 में इनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी जी से हुई और इन्हीं के माध्यम से ये बटुकेश्वर दत्त साहब और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के संपर्क में आए। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पहली मुलाकात में भगत सिंह जी ने मोमबत्ती पर हाथ रखकर एक कसम खाई थी कि मेरा जीवन देश पर कुर्बान होगा, और उन्होंने अंत में अपनी कसम पूरी करके भी दिखाई। 1926 में लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर इन्होंने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय जी द्वारा की गई थी। ये उसी नेशनल लॉ कॉलेज लाहौर की एक ग्रुप फोटो है जिसमें दाएं से चौथे नंबर पर खड़े हुए युवक भगत सिंह जी। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी सहित 4 को फांसी की सजा और 16 अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा से भगत सिंह जी बहुत विचलित हो गए और उन्होंने 1928 में अपनी नौजवान भारत सभा का विलय चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया और इस विलय के बाद इसे एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका उद्देश्य था सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना। भगत सिंह जी के क्रांतिकारी जीवन की 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या, जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, और दूसरा सेंट्रल असेंबली में किया गया बम धमाका। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र की, यानी कि जेपी सैंडर्स हत्याकांड की। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका विरोध करने के दौरान जब गो बैक साइमन के नारे लगे थे, उस दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी संगठनों ने, भगत सिंह जी और उनके साथियों ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची और उन्होंने उनको मारने की योजना पर अमल भी किया, लेकिन पहचानने में गलती होने के कारण जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी गई और ये हत्या 17 दिसंबर 1928 को की गई। 17 दिसंबर के दिन भगत सिंह जी और राजगुरु जी ये दोनों कोतवाली के बाहर टहलने लगे। जयगोपाल जी साइकिल खराब होने का बहाना बना करके साइकिल ठीक करने के लिए बैठ गए और भगत सिंह जी पास में ही डीएवी स्कूल था, उसकी 4 दीवारी के पीछे छिपकर बैठ गए इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। शाम को जैसे ही जेपी सैंडर्स आए, साइकिल ठीक कर रहे जयगोपाल जी ने इशारा किया और उनका इशारा पाते ही राजगुरु जी ने जेपी सैंडर्स के सिर में सीधी एक गोली दाग दी। तुरंत ही भगत सिंह जी ने भी 3-4 गोलियां और दाग दी। जेपी सैंडर्स वहीं ढेर। एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा किया
तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उसे सावधान करने के बाद, उसे ललकारने के बाद उसे गोली मार दी। इस तरह ये चारों वहां से भाग निकले। इसके बाद अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरदार भगत सिंह जी ने सिख होने के बावजूद अपने केश और दाढ़ी कटवाए और फिर लाहौर से भागने में सफल रहे। सैंडर्स की हत्या के बाद ये जो इनकी पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उस पार्टी ने 18 दिसंबर 1928 को एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें अंग्रेजों को चेतावनी दी गई थी और वो पोस्टर छपाकर इन्होंने जगह जगह चिपकवाए। ये तस्वीर में आप उस पोस्टर को देख पा रहे हैं। भगत सिंह जी के जीवन की जो दूसरी घटना की हम बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी जीवन की, वो है सेंट्रल असेंबली बम धमाका। अंग्रेजों की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए और उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं, इनकी पार्टी ने सेंट्रल असेंबली में बम धमाका करने की योजना बनाई। हालांकि इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना या किसी भी व्यक्ति की जान लेना नहीं था, केवल अंग्रेज सरकार को हिलाना, उन्हें एहसास दिलाना इनका उद्देश्य था। इसलिए 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी सेंट्रल असेंबली पहुंचे और वहां उन्होंने ऐसी खाली जगह पर बम धमाका किया जहां कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंची। बम धमाका करने के बाद भी ये वहां से भागे नहीं। वहां इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और इन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। ये कुछ तस्वीरें उस बम धमाके की न्यूज कवरेज की जो अखबारों में पब्लिश हुई थी वो है। इस केस में इन दोनों क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो लाहौर षड्यंत्र था, जेपी सैंडर्स हत्याकांड वाला, वो केस भी साथ साथ ही चला और इस लाहौर षड्यंत्र वाले केस में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा। तो इन दोनों केसों को मिलाकर के यदि देखें तो फाइनली भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन 3 को फांसी की सजा और बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन कारावास की सजा। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह जी को अदालत ने दोषी सिद्ध किया और 7 अक्टूबर 1930 को 68 पृष्ठों के एक विस्तृत निर्णय में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम था जीसी हीटर। इस ट्रिब्यूनल में जहां इनकी सुनवाई चल रही थी, इसमें एकमात्र भारतीय जस्टिस थे, जस्टिस आगा हैदर। बाकी सारे जज अंग्रेज थे। जस्टिस आगा हैदर ने इनकी फांसी के फैसले पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन पर दबाव डाला गया तो बाद में उन्होंने न्यायमूर्ति के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जस्टिस शादीलाल से इनके फांसी के फैसले पर हस्ताक्षर कराए। इनकी इस फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की गई जो 10 जनवरी 1931 को खारिज कर दी गई। इस अपील के खारिज होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए याचिका दायर की 14 फरवरी 1931 को, क्योंकि उस समय वायसराय के पास एक विशेष पावर होता था कि वे किसी सजा को माफ कर सकें, जैसा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है। इनकी सजा माफी के लिए महात्मा गांधी जी ने भी 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की और फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से सजा माफी की एक और याचिका महात्मा गांधी जी ने भी वायसराय के सामने पेश की। और दूसरी तरफ भगत सिंह चाहते ही नहीं थे कि उनकी फांसी की सजा माफ हो, क्योंकि वो ये मानते थे, उनके मन में जज्बा था कि मेरी शहादत से देश में क्रांति की एक चिंगारी पैदा हो जाएगी। उन्हें यह लगता था कि यदि मैं जीवित रहा तो क्रांति की वो चिंगारी सुलग नहीं पाएगी, मेरी शहादत कम से कम चिंगारी को भड़का सकती है। इसीलिए भगत सिंह जी ने माफीनामा लिखने से मना कर दिया। उन्होंने तो अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा
जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे फांसी पर लटकाने के बजाय भारतीय युद्ध का प्रतीक मानते हुए एक युद्ध बंदी की तरह गोली से उड़ा दिया जाए। लेकिन फाइनली 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी। यह तस्वीर उनकी फांसी के लिए जारी किए गए डेथ वारंट की है और ये वो पेन है जिससे डेथ वारंट साइन किया गया था। इनकी फांसी के लिए जो तारीख तय हुई थी वो तारीख तय हुई थी 24 मार्च 1931 और सुबह 8 बजे। लेकिन जनता में आक्रोश पनप रहा था, जन विद्रोह लगातार बढ़ रहा था, तो अंग्रेज सरकार को उस जन विद्रोह से डर लगा। उन्हें डर लगा कि 24 मार्च को सुबह 8 बजे फांसी देने तक यह जन विद्रोह बहुत भयंकर रूप ले सकता है, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए उन्होंने चुपचाप एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम लगभग 7:30 बजे 7:30 पर भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ा दिया। यह लाहौर जेल की पुरानी फोटो है जहां भगत सिंह जी को फांसी दी गई और यह उसी लाहौर जेल की वर्तमान फोटो है। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह जी एक जीवनी पढ़ रहे थे। हालांकि इस बारे में दो मत हैं। कुछ का कहना है कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, कुछ का कहना है कि वे रामप्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी पढ़ रहे थे। लेकिन जो भी है, यह तस्वीर रामप्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी के प्रथम पृष्ठ की तस्वीर है। जीवनी पढ़ते हुए जब उनको फांसी के लिए ले जाने लगा और उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा कहा कि मुझे ये जीवनी पूरी पढ़ लेने दीजिए। और इसके बाद जब उन्हें फांसी के लिए ले जाने लगे तो भगत सिंह जी ने कहा कि ठहरो, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे से मिल तो लेने दो। ये कहकर उन्होंने उस किताब को, उस जीवनी को हवा में उछाल दिया और फिर कहा कि अब चलो। इसके बाद वे फांसी के फंदे पर झूलने के लिए चल पड़े और हंसते हंसते वे मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। फांसी पर लटकते समय उनका अंतिम नारा था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। अंग्रेज सरकार ने उनकी फांसी एक दिन पहले दे दी जन विद्रोह के डर से। लेकिन आप अंग्रेज सरकार के मन में बैठा हुआ डर देखिए कि उनको एक दिन पहले फांसी देने के बाद भी अंग्रेजों के मन से जन आक्रोश का डर नहीं निकल पाया। उन्हें डर था कि आंदोलन अभी भी भड़क सकता है, इसलिए उन्होंने उनके मृत शरीर के पहले छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद उन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की तरफ ले गए और वहां घी डालने के बजाय मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाने लग गए। रात में जब आग की लपटें देखी तो गांव वाले दौड़कर आए। गांव वालों को आता हुआ देखकर अंग्रेजों ने इनके मृत शरीर के अधजले टुकड़ों को नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। इसके बाद गांव वालों ने इनके मृत शरीर के टुकड़े एकत्रित किए, उन्हें इकट्ठा किया और हुसैनी वाला गांव में, जो वर्तमान में पंजाब के फिरोजपुर जिले में पड़ता है, वहां इनका विधिवत संस्कार किया गया। इसीलिए हुसैनी वाला गांव में इन तीनों वीर क्रांतिकारियों की स्मृति में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनवाया गया है। ये उसी की तस्वीर है। बाद में सन 1965 में इनके साथी बटुकेश्वर दत्त जी का अंतिम संस्कार भी यहीं हुसैनी वाला गांव में किया गया और भगत सिंह जी की माता विद्यावती जी का अंतिम संस्कार भी यहीं हुसैनी वाला गांव में किया गया। ये जेल प्रशासन द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट है। भगत सिंह जी की मृत्यु की खबर को लाहौर के अखबार द ट्रिब्यून और न्यूयॉर्क के अखबार डेली वर्कर ने छापा। द ट्रिब्यून में फ्रंट पेज पर छपी इस खबर को आप तस्वीर में देख सकते हैं।
यह महज एक संयोग है कि जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई उस दिन तारीख भी 23 थी और उनकी उम्र भी 23 वर्ष 5 महीने 23 दिन थी, यदि 28 सितंबर के आधार पर मानी जाए तो, क्योंकि इनकी जन्म दिनांक के बारे में कुछ मतभेद है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। भगत सिंह जी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाएं जानते थे। बांग्ला भाषा इन्होंने बटुकेश्वर दत्त जी से सीखी। ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। जेल में लगभग 2 वर्ष तक रहे और इन 2 वर्षों में इन्होंने कई क्रांतिकारी लेख लिखे। इन्होंने अंग्रेजी में भी जेल में रहते हुए एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों। जेल में भगत सिंह जी और इनके साथियों ने इलाज में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। इस भूख हड़ताल में उनके साथी यतीन्द्र नाथ दास जी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये उस भूख हड़ताल की न्यूज कवरेज की तस्वीर है। भगत सिंह जी मानते थे कि किसी ने सच ही कहा है कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो युवाओं के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से होते हैं, जिन्हें भयभीत होना नहीं आता और वे विचार कम और अनुभव ज्यादा करते हैं। कहने का मतलब है कि भगत सिंह जी के मन में बुजुर्ग के प्रति इस बात के सम्मान का भाव था कि बुजुर्ग बुद्धिमान, अनुभवी और समझदार होते हैं, लेकिन वे युवाओं को इस चीज के लिए प्रेरित करते थे कि यदि आपको कोई भी सुधार करना है तो उसके लिए अनुभव कम होना चाहिए, आपको अनुभव सीखना होगा सुधार करते हुए, और सुधार करने के लिए आपके अंदर बलिदान, निष्ठा, परिश्रम और साहस की भावनाएं ज्यादा होना चाहिए, आपके अंदर भय कम होना चाहिए। भगत सिंह जी ने अपनी शहादत वाले दिन 23 मार्च से एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को अपने सभी साथियों के नाम एक खुला पत्र भी लिखा था जेल से। तो मैं वो पत्र एक बार आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। स्क्रीन पर भी आप उस पत्र को देख पा रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि इस क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरतें जो मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। ये था भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र जो उन्होंने अपने सभी साथियों के लिए लिखा था। भगत सिंह जी को कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार भगत सिंह जी शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीय जनमानस के दिलों में उनकी जो छवि है, उनका जो रूप है,
वो किसी शहीद से कम नहीं है। इसलिए भगत सिंह जी का नाम सम्मान के साथ शहीद भगत सिंह के रूप में लिया जाता है।